देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। देखो, अगर किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर अपने को पावर को मैक्सिमाइज करना है कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर कोई लोड रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ मैंने कैपिटल आर लिया है सर्किट में, अगर इसके क्रॉस बच्चों पावर को मैक्सिमाइज करना है तो अपन एक थ्योरम यूज करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये जो थ्योरम होता है, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि अननोन रेजिस्टेंस है अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के इक्वल आ जाए तो अपन बोलते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर होगा डिसिपेटेड वो मैक्सिमम होगा। देखो, मैंने यहाँ एक सर्किट लिया है बच्चों, यहाँ पे है एक बैटरी लगाया है ई का, और ये आर है और ये है जो कि ये है नोन रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है, ये नोन रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ अगर मैं सर्किट करंट देखूँ तो देखो, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट लिखूंगा तो ये और ये दोनों सीरीज में होगा तो आर प्लस आर, तो आई जो फ्लो हो रहा हुआ ये होगा। अपने को पता है 10th क्लास से पढ़ के आए हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस बच्चों पावर का डिसिपेशन कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखो, आई की वैल्यू जैसे ही डालूंगा तो ये आ रहा होगा इतनी वैल्यू। अगर मान लो कि मेरे को किसी भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो अपन क्या करते हैं, उसका फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों उसको अपन किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से। तो देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये u बाई वी का है, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखो, मैंने डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, नोमिनेटर का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली मैं नोमिनेटर को कांस्टेंट रखा बच्चों, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये टर्म आ रहा होगा। इसको अपने को इक्वेट करना है किससे बच्चों, जीरो से। तो जैसे ही इक्वेट करोगे और इतना वैल्यू यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये एक्सप्रेशन बच रहा होगा। इसको जैसे ही जीरो से इक्वेट करेंगे बच्चों तो देखो, जो लोड रेजिस्टेंस है, क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो नोन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ रहा है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। देखो, यहाँ से अगर अपन करंट निकाला है, देखो सर्किट करंट कितना आ रहा होगा, अपन करंट को कितना लिखे हैं, तो जो मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो देखो कितना आ रहा होगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, आई मैक्स, जो मैक्सिमम करंट होगा बच्चों अपन लिखे थे ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो अपन ये देखे कि मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर अपन आई कितना लिखे थे, इतना, तो फॉर मैक्सिमम पावर जो आई मैक्स होगा, अपन देखे थे कि आर इज इक्वल टू आर, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई बाई टू आर, ये होगा मैक्सिमम करंट, इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ई बाई टू इंटू आर इक्वलेंट ऑफ द सर्किट। ये क्या आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। अगर अपन मैक्सिमम पावर की बात करें बच्चों, अगर मैक्सिमम पावर की बात करें रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जो मैक्सिमम पावर आ रहा होगा वो आ रहा होगा इतने के बराबर, या इसको आप लिख सकते हो 4R के बराबर। ये है मैक्सिमम पावर। अगर आप एक ग्राफ देखते हो इसमें, अगर मैं ग्राफ खींचूं बच्चों, अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, तो देखो ग्राफ कितना आ रहा होगा। अगर ग्राफ पावर वर्सेस आर का ड्रॉ करते हो तो देखो, यहाँ आर इज इक्वल टू आर पे पावर जो है मैक्सिमम मिल रहा था, तो यहाँ मैं पी मैक्सिमम की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो ग्राफ मिल रहा होगा बच्चों ये ऐसे मिलता है। यहाँ कोई दिक्कत, ये जो पी मैक्स होता है ये अपन निकाल चुके हैं, वैल्यू जो पी मैक्स का आता है वो कितना आता है, देखो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। सवाल ऐसा है कि अपने को एक सर्किट दिया हुआ है,
सवाल बच्चों ऐसा है, देखो यहाँ पे एक बैटरी गिवन है, यहाँ एक रेजिस्टेंस गिवन है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है नॉन, जो कि आर है। यहाँ लगा हुआ है 3, यहाँ 6 ओम लगा हुआ है और यहाँ 3 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। आपको जो सवाल में पूछा गया है, फॉर मैक्सिमम पीआर, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पीआर के लिए आपको बताना है आर की वैल्यू कितनी आएगी, पहला सवाल। जो दूसरा सवाल पूछा गया बच्चों, वो ये बताना है कि मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा होगा और मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी आएगी। ये छोटा सा सवाल है, देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो सवाल ऐसा है, देखो हमने क्या देखा है कि इसके क्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो इसके क्रॉस अगर पावर को मैक्सिमाइज करना है बच्चों, तो अपने को पता है कि इसको अगर इससे करंट अपन मेजर करें आई, तो अपन क्या करेंगे, इससे फ्लो होने वाला आई स्क्वायर इंटू आर को मैं क्या करूंगा, मैक्सिमाइज करूंगा, जनरल अप्रोच। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसी से पास हो रहा है, तो अपने को करंट जो है निकालने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट सेम केस को डील करते हुए निकाल लेंगे। तो देखो इस केस में जो आर की वैल्यू आई थी, याद रखना, वो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट आया था। अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूं तो देखो ये दोनों किस में पैरेलल में, तो इसका 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओम आ रहा होगा और 2 ओम और 3 ओम कितना होगा सीरीज में, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम आंसर आ रहा होगा, जो कि नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू रहा होगा। देखो अगर आई मैक्स निकालें बच्चों, तो आई मैक्स इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर मैं जो तीसरा सवाल है इसको सॉल्व करूं कि पावर मैक्सिमम कितना होगा, तो पी आर जो मैक्सिमम आएगा, या तो आप आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, या ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर से निकाल सकते हो। तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर करोगे तो देखो ये जो वैल्यू आ रहा होगा, आई मैक्स इंटू आर कर लो, आई मैक्स इंटू आर करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, आई मैक्स दिस इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो आ रहा हुआ 20 वाट ना, ये आ रहा हुआ 20 वाट जो होगा इसका आंसर आ रहा होगा। देखो ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, अपन सेल पढ़े थे, अब अपन जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ने। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि बहुत सारे सेल्स का लगे हो तो उनको कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सेल कॉम्बिनेशन, अपन बात करने जा रहे हैं सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में। जनरली अपन यहाँ जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो तीसरा पार्ट होगा बच्चों वो होगा मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलो एक एक करके देखते हैं। देखो अपन जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा सेल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसे बहुत सारा सेल लेने जा रहा हूँ जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसको मैं R बोलता हूँ, इसको मैं E1 बोलता हूँ, इसको R1, इसको E2, इसको R2। सिमिलरली यहाँ EN और ये RN है। अगर अपन देखें बच्चों तो इस केस में जितने भी सेल हैं वो जो है
सेम डायरेक्शन में करंट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करूं तो मेरे को दो इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और दूसरा ईएमएफ का। तो देखो अगर मैं इस सर्किट को देखो तो इस सर्किट को मैं ऐसे रिप्लेस करूंगा, सिंपल। देखो मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, ये आर, इसको मैंने लिखा ई इक्विवेलेंट और इसको लिखा आर इक्विवेलेंट। देखो यहाँ जो ई इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो आएगा E1 प्लस E2 प्लस 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 EN। सिंपल जो होगा वो अपन उसको जोड़ देंगे। सिमिलरली अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो R1 प्लस R2 प्लस 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 RN। अपन जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं बच्चों तो होता क्या है, उसको अपन ऐसे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। देखो अगर मैं हर एक के क्रॉस टीपीडी निकालूं, हर एक के क्रॉस टीपीडी निकालता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं हर एक के क्रॉस टीपीडी निकालूं, चलो टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल, टीपीडी अक्रॉस ईच सेल। चलो मैं इस सेल के क्रॉस टीपीडी को V1 बोल रहा हूँ, इस सेल के क्रॉस V2 बोल रहा हूँ। सिमिलरली इस सेल के क्रॉस जो टीपीडी आएगा उसको VN बोल रहा हूँ। देखो अपन सबसे पहले किसी सेल के क्रॉस टीपीडी लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि वो सेल जो है चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। पहली बात, अगर चार्ज हो रहा होगा तो सेल की टीपीडी जो है बढ़ रही होगी E प्लस IR। अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा बच्चों तो क्या होगा, उसकी टीपीडी हट रही। देखो अगर यहाँ करंट निकालोगे तो यहाँ इसको अभी मिटा लो, यहाँ अपन करंट एनालिसिस भी कर देते हैं। तो I जो आएगा इस सर्किट में वो आएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया, इसमें मैंने I करंट फ्लो करा दिया। सिमिलरली अगर टीपीडी लिखते हो, टीपीडी ऑफ इच सेल, तो मैं आपको ये बता रहा था कि टीपीडी लिखते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, जो बैटरी होगी उसकी स्टेट को चेक करना पड़ेगा कि वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर यहाँ देखें तो हर एक सेल जो है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, मतलब हर एक सेल जो है एनर्जी सर्किट में दे रहा है। तो इस केस में अगर मैं V1 लिखता हूँ फर्स्ट सेल के क्रॉस तो E1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू, जो कि टीपीडी अक्रॉस E2 है, यार हुआ E2 माइनस IR2। सिमिलरली अपन इसको लिख देंगे VN इज इक्वल टू EN माइनस IRN। दिस इज द टीपीडी, क्या है, दिस इज द टीपीडी अक्रॉस ईच सेल। देखो अब अपन एक केस लेने जा रहे हैं, इसी में सब केस लेने जा रहे हैं नोट में। मान लो बच्चों कि मैं केस 1 बोलता हूँ। इस केस में मान लेते हैं कि हर एक सेल जो है आइडेंटिकल है। क्या ले रहे हैं, आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल का मतलब हुआ जितने भी ईएमएफ है उनकी वैल्यू सेम होगा और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बच्चों सेम ही आ रहा होगा। इसको मैं R के बराबर मानता हूँ। तो देखो इस केस में अगर आप, पहली बात, अगर आप E इक्विवेलेंट निकालते हो तो N ही आएगा। चलो अगर R इक्विवेलेंट निकालते हो तो NR आएगा, बिल्कुल आएगा। सिमिलरली अगर आप करंट निकालते हो इस केस में बैटरी के थ्रू तो कितना आ रहा होगा, देखो इस केस में जो करंट आ रहा होगा वो, देखो जो करंट आ रहा होगा I, वो आ रहा होगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस NR। ये करंट आ रहा होगा, ये करंट की वैल्यू आ रही होगी। अगर आप टीपीडी इस केस में हर एक सेल के क्रॉस लिख, टीपीडी अक्रॉस ईच सेल, अगर हर एक सेल्स के अबाउट टीपीडी देखते हो तो टीपीडी जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा E माइनस I इंटू R। हर एक सेल के अबाउट ये आ रहा होगा। चलो इसी में अपन एक और
केस लेते हैं सब केस, जो कि ई नंबर है। ई नंबर ये है बच्चों, मान लो कि मैंने सीरीज में एन सेल्स रख दिया, लगा दिया, एन सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल लिख दो, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड आउट ऑफ विच, जिसमें से आउट ऑफ विच एम सेल्स पोलरिटी इज रिवर्स। मैंने क्या किया, उसमें से एम सेल की पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, तब अपने को एनालिसिस करना है। मतलब देखो मैं ऐसे किया, मैंने किया कि मान लो एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। सिमिलरली मैंने कुछ ऐसे सेल्स लगा दिए जिसका पोलरिटी क्या है बच्चों, रिवर्स है, और मैंने इसको एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। देखो ये देखो, ये ई आर मतलब ईएमएफ हर एक आइडेंटिकल सेल है ना, ई आर और ई आर। हमने क्या किया है, इसमें पूरा जो है एन सेल्स कनेक्ट करके रखा है, जिसमें से जो एम सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये जो एम सेल्स हैं, इनका मैंने देखो पोलरिटी चेंज कर दिया है, इधर प्लस रखा है, इधर माइनस, इसमें इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस है, इधर माइनस। ठीक है, देखो ये करंट जो है ऐसे फ्लो रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इस छोटे से सर्किट को ऑब्जर्व करूं और आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि एन सेल से एम सेल के पोलरिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, तो एन सेल से एम सेल के पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, तो बताओ कितने सेल्स जो है सही डायरेक्शन में कनेक्टेड है विथ सेम पोलरिटी, सही। तो अगर आप बताओगे कि सर एन था उससे एम घटा लो, तो देखो अगर मैं पूछूं सेल्स कनेक्टेड विथ करेक्ट पोलरिटी कितने सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स पूछा हो ना, तो देखो n माइनस एम। तो अब क्या होगा, तो ईएमएफ ऑफ करेक्टेड सेल कितना आएगा, हर एक का ईएमएफ कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ई है सबका। चलो अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि कितने सेल्स रिवर्स किए गए हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स विच आर रिवर्स्ड, जो कि रिवर्स किए गए हैं, कितने सेल्स रिवर्स किए गए थे बच्चों, एम। तो जब एम और एक का जो है ईएमएफ कितना है, ई, तो अपन बोलेंगे तो ईएमएफ इनका कितना होगा, ईएमएफ ऑफ रिवर्स सेल कितना आएगा, एम इंटू ई। चलो हमने क्या किया, सर्किट को ऐसे बदल दिया, सिंपल सर्किट मैंने ऐसे बदल दिया, ये था करेक्ट पोलरिटी वाला, ठीक है, ये था करेक्ट पोलरिटी, तो इनकी पोलरिटी कितनी है, एन माइनस एम इंटू ई, ईएमएफ वैल्यू। ये था रिवर्स वाला, एम इंटू ई। अब टोटल रेजिस्टेंस देखें तो सीरीज में है, तो यहाँ हटाओ और एक आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं इस केस में करंट पूछ सकता हूँ, तो देखो अगर इस केस में आप ई नेट निकालते हो, चलो अगर मैं ई नेट निकालूं तो कितना आ रहा होगा, देखो एन माइनस एम इंटू ई माइनस, ये माइनस है, केवीएल लगाओगे तो उतना ही आ रहा होगा। देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस एम इंटू ई, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो n माइनस टू एम इंटू ई आ रहा होगा। इस केस में जो ई नेट आ रहा होगा बच्चों, ये इतना आ रहा होगा। अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस की तो पोलरिटी नहीं है बच्चों, तो देखो तो अपन आर इक्विवेलेंट निकालोगे,
इस केस में तो जो आर इक्वलेंट आ रहा होगा आर प्लस आर अप टू एन आर, तो ये एन आर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मैं सर्किट में करंट पूछूं तो देखो कितना आ रहा हुआ सर्किट में जो करंट आ रहा हुआ ई नेट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्वलेंट इज इक्वल टू जो सर्किट करंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा n माइनस 2m इंटू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। क्या आ रहा होगा इस केस में करंट बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था सर्किट करंट। देखो अगर मैं टीपीडी पूछूं, अगर इसी में मैं आपसे टीपीडी कैलकुलेट कराता हूं बच्चों, तो देखो डी नंबर टीपीडी अक्रॉस करेक्टेड सेल। अगर करेक्टेड सेल्स के अबाउट टीपीडी पूछूं तो देखो जो करेक्टेड सेल है बच्चों उससे करंट क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो जितने भी करेक्टेड सेल होंगे वो डिस्चार्जिंग केस में होंगे। किस केस में होंगे? इस केस में जो होगा वो जितने भी करेक्टेड सेल हैं वो डिस्चार्जिंग केस में होगा। अगर यहाँ अपन देखें तो ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब ई नेट पॉजिटिव है, मतलब n माइनस 2m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 2m। देखो अगर डिस्चार्जिंग केस देखोगे तो हर एक के अक्रॉस जो डिस्चार्जिंग सेल के क्रॉस आ रहा होगा वो आ रहा होगा ई माइनस आई इंटू आर। सिमिलरली अगर देखते हो टीपीडी अक्रॉस रिवर्स सेल, जितने भी रिवर्स सेल किए गए थे उनके अक्रॉस टीपीडी कितना आएगा? तो रिवर्स सेल जो होगा बच्चों उसके पॉजिटिव सिरे पे देखो करंट इंटर कर रहा है, तो ये सेल्स जितने होंगे वो चार्जिंग केस में होंगे। किस केस में होंगे? चार्जिंग केस में। और चार्जिंग केस में जो टीपीडी आता है वो तो अपने को पता है कि ई प्लस आई इंटू आर आता है। और आई कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें एक सब केस और लेते हैं, इसमें अपन लेने जा रहे हैं एक और केस कि मान लो मैं एफ नंबर केस लेता हूँ। तो एफ नंबर केस ये है बच्चों कि मैं ये लेने जा रहा हूँ कि दो सेल्स जो हैं when cells are supported to each other, मैं दो केस लेता हूँ। जैसे मान लो एक सेल ये है और एक सेल ये है। सपोर्टिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ सपोर्ट क्यों लिखा है। देखो ये है E1, ये R1, ये E2 और ये R2। देखो ये एक सेल और एक सेल, इसके क्रॉस में टीपीडी को V1 बोल रहा हूँ, इसके क्रॉस टीपीडी को V2 बोल रहा हूँ। देखो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। सपोर्टिंग का मतलब हुआ कि देखो अपने को पता है कि जनरली अगर बैटरी जो है, अगर सेल जो है एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो इससे करंट निकलेगा। तो देखो इससे भी करंट इधर ही निकल रहा है और इससे भी करंट इधर ही निकल रहा है, मतलब एक दूसरे का ये सपोर्ट कर रहा है। करंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सेल्स हैं बच्चों ये सपोर्टिव नेचर के। किसमें? सपोर्टिव नेचर के। तो इस केस में अगर अपन ई इक्विवेलेंट निकालते हैं तो देखो E1 प्लस E2 करेंगे। सिमिलरली अगर इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालते हो तो R1 प्लस R2 आएगा। सिंपल। देखो अब प्लस आर आ जाएगा ना। इस केस में मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये सर्किट को ऐसे रिड्यूस किया हूँ ना। देखो मैं आर इक्विवेलेंट लेने का मतलब ये है, मैं टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट नहीं लिया हूँ। ये आर है, ये आर इक्विवेलेंट है और ई इक्विवेलेंट है। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर इस केस में करंट निकालते हो, मान लो कि इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, तो आई की वैल्यू जो होगी वो ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा। तो देखो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अगर अपन टीपीडी की बात करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो अगर मैं सेल 1 के अबाउट लिखता हूँ V1,
तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो E1 माइनस आई R1। सिमिलरली अगर सेल 2 के अबाउट लिखूं तो E2 माइनस आई R2, क्योंकि दोनों सेल जो है एनर्जी सप्लाई कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है खुद। देखो अब अपन जो अगला केस लेने जा रहे हैं वो है कि अगर मान लो कि सेल जो है अपोज कर रहे हैं एक दूसरे के, जो सेल है इफ सेल्स आर अपोज ईच अदर, अगर सेल जो है एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तब। देखो दो सेल लेता हूं मैं, अगर एक दूसरे का ये अपोज कर रहे हैं तो R1 E1, और यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ AR। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि E1 जो है ग्रेटर है E2 से, तो E1 ग्रेटर है E2 से बच्चों, तो ये करंट इधर भेज रहा होगा सर्किट में, ये है E2। देखो अगर इस केस में आप E इक्विवेलेंट निकालते हो तो आ रहा होगा E1 माइनस E2। सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट निकालते हो तो R1 प्लस R2 आ रहा होगा। अगर इसमें करंट निकालते हो तो करंट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 है, ये करंट आ रहा होगा। अगर अपन TPD की बात करें तो देखो इसके क्रॉस मैं TPD V1 बोलता हूँ और इसके क्रॉस TPD V2 बोलता हूँ। तो देखो जो ये पहला सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि इसे करंट निकल रहा है, और जो दूसरा सेल है बच्चों ये चार्ज हो रहा है क्योंकि इससे प्लस सिरे पे करंट इंटर कर रहा है। तो जो पहला सेल है सेल 1 ये डिस्चार्जिंग केस में, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो आप V1 को क्या लिखोगे E1 माइनस आई R1। अगर आप सेल 2 को देखते हो, सेल 2 लिख लो, अगर सेल 2 देखते हो तो ये चार्ज हो रहा होगा, और चार्जिंग के केस में अपन V2 लिखना जानते हैं। V2 कितना होगा E2 प्लस आई R2। यह है TPD अक्रॉस ईच सेल जब ये ऐसे स्टेट में लगे होंगे। चलो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। ये छोटा सवाल ऐसा है कि छोटा सवाल है, देखो सवाल ऐसा है ये सवाल है यहाँ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट B है बच्चों, और यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है 4 वोल्ट की, यहाँ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 20 ओम का बच्चों, ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक पॉइंट A है, और एक यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ बैटरी जो है वो जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट का ना, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये भी 10 ओम है ना। तो ऐसा सवाल है, आपको बताना क्या है कि फाइंड VA माइनस VB। चलो सबसे पहले ऐसे सर्किट को डील करने के लिए बच्चों अपने को क्या पता रहना चाहिए कि इस सर्किट में करंट कैसे निकलेगा। क्या हो रहा कि इस सर्किट में बच्चों कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। पहली बात तो देखो अपन देखें तो यहाँ 2 सेल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक सेल और एक सेल यहाँ पे। कौन सा सेल ज़्यादा है, ये सेल ज़्यादा है और ये सेल छोटा है। तो देखो अगर करंट लिखूंगा बच्चों तो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट लिखूंगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 10 प्लस 20 30 आ रहा होगा, इज इक्वल टू इसको लिखूंगा तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 30, ये कितना आ रहा है देखो, ये जो आ रहा है 6/30 इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर का करंट आ रहा है। 1/5 एम्पियर जो होगा बच्चों ऐसे निकला होगा। अब क्या होगा कि अपने को क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल, तो या तो आप इस पाथ से केबीएल लगा दो या इस पाथ से। चलो मैं ये वाला पाथ को चुनता हूँ केबीएल के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं यहाँ लिखूंगा VA, यहाँ से चल रहा हूँ यहाँ से VA, और यहाँ आऊँगा तो नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव का 10 वोल्ट
और देखो करंट चूंकि ऐसे फ्लो रहा हो तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ प्लस का लिखूंगा, कितना लिखूंगा बच्चों, प्लस का 10 इंटू 1/5 इज इक्वल टू वी बी। यहाँ पहुँच गया मैं। तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू होगी इसको करोगे तो 2, ये 8 वोल्ट आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 8 वोल्ट आ रहा होगा। देखो अब अपन जो दूसरा पार्ट है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की जिक्र करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे डील करते हैं बच्चों। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस केस में जो सेल्स लगे होंगे वो ऐसे लगे होंगे, जो ऐसे सेल्स कनेक्टेड होंगे। यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया आर का, ये है ई एन आर एन, ये जो होगा ये इनफाइनाइट होगा ना, एन में मान लिया, E2 R2 और E1 R1। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो याद रखना इस केस में बच्चों जो E इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा, जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस प्लस सो ऑन EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/RN। ये आता है E इक्विवेलेंट की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ जो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखो यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं बच्चों, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बी नंबर केस अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/RN आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो यहाँ नोट लिखते हैं, अगर आप आइडेंटिकल सेल रखते हो, इफ n identical cells are connected in parallel, तो इस केस में जो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En की वैल्यू मैं E लिखता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn की वैल्यू को मैं क्या लिखता हूँ, R लिखता हूँ। तो इस केस में जो E इक्विवेलेंट मिल रहा होगा बच्चों मेरे को, वो मिल रहा होगा n टाइम्स E/R डिवाइडेड बाई n टाइम्स 1/R। मिल रहा होगा, मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। चलो इसकी वैल्यू जो है E के बराबर हुई। याद रखना अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों, ध्यान रखना कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड हैं, अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, तो उसका जो इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू आएगी वो कितना, इक्वल आएगा। चलो ठीक है। अब मैं जो दूसरा बात करने जा रहा हूँ वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, R इक्विवेलेंट। तो अपने को पता है कि R/N आता है, तो ये जो है वो आ रहा होगा R/N। कितना रहा होगा बच्चों, ये R/N के बराबर आ रहा होगा। चलो अगर मैं दो सेल्स का केस लूं पैरेलल में, मैं क्या करता हूं, दो सेल का केस लेता हूं बच्चों। मैं पैरेलल में अगर दो सेल का केस लूं और दोनों सेल जो है इस बार अलग अलग कनेक्टेड है, क्या है, अगर दो सेल का कनेक्शन लेता हूं और दोनों की पोलैरिटी जो है वो देखो कैसे कनेक्टेड है। अगर मैं अगला केस लूं तो ये केस ऐसा है, यहाँ देख लो, ये केस ऐसा है, ये है E2 R2 E1 R1, ये ऐसा केस है। इस केस में अगर देखो, अगर इस केस में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हो और इक्विवेलेंट EMF लिखते हो तो याद रखना E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आएगा। सिमिलरली
अगर आर इक्विवेलेंट लिखते हो तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आ रहा होगा, ठीक है। इससे जो करंट लिखोगे तो इससे जो करंट लिखोगे वो लिखोगे, देखो जो करंट फ्लो हो रहा होगा इससे, वो फ्लो हो रहा होगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर इसी में बच्चों मैं क्या करूँ कि E1 E2 को इक्वल कर देता हूँ, मतलब इसी केस में मैं फॉर इसी को मैं लिख देता हूँ आइडेंटिकल सेल्स, मतलब मान लो आइडेंटिकल सेल्स ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है मान लो, ठीक है। ये E और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना लो R, E और R। इस केस में अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखते हो तो देखो क्या लिखोगे, ER प्लस ER डिवाइडेड बाई R प्लस R लिखोगे वो वाले फॉर्मूले से। ये खत्म। तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी देखो वो कितना आ रहा होगा, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा, यहाँ कैलकुलेट कर लो, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, कैलकुलेट कर लो, 2E हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 आ रहा होगा ना। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हो तो R इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी ये आ रही होगी R बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अगर इसी में मैं इनको अलग अलग कर देता, इनको अलग अलग कर देता, मतलब मैं एक ऐसा केस लेता हूँ कि मैं रेजिस्टेंस इक्वल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस इक्वल कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस इक्वल कर दे रहा हूँ, इसको E2 लिख रहा हूँ, इसको E1 लिख रहा हूँ। तो इस केस में चेक करो जो E इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा E1 प्लस E2 बाई 2, चेक कर लो। और जो R इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा R बाई 2। ये है एक केस, इसको मैं स्टार से मार्क कर दे रहा हूँ। देखो चलो एक अगला सब केस है, वो ये है, जो चौथा नंबर सब केस है बच्चों, वो ये है, इफ आइडियल सेल इज connected in parallel with real cell। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर आइडियल सेल को बच्चों रियल सेल के साथ कनेक्ट कर दें पैरेलल में तो क्या होगा। चलो मैं क्या किया, यहाँ n रियल सेल्स को एक आइडियल सेल से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, देखो ऐसा सर्किट बना दिया है। ये सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसको E1 लिखा, R1, E2 R2, EN RN, और मैंने यहाँ एक रियल नहीं आइडियल सेल लगा दिया। ये जो है ये आइडियल सेल है, आइडियल सेल। और जो इतना कॉम्बिनेशन है बच्चों ये रियल सेल का है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि रियल सेल और आइडियल सेल होता है। आइडियल सेल का मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, और रियल सेल का मतलब हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो। तो देखो ये सब क्या है, तो देखो यहाँ ये R है, अगर यहाँ मैं पोटेंशियल 0 टाइप कर दूं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा E। इससे मान लो I1 करंट जा रहा है, इससे I2, इससे IN करंट जा रहा है और इससे I करंट जा रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ 0 वोल्ट पे सब आ जाएंगे और ये E पे चला जाएगा सब। तो याद रखना इस केस में जो E इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चों वो नॉन आइडियल सेल जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब
यहाँ अपन नोट करें तो जो ई इक्विवेलेंट आ रहा है वो आइडियल सेल का ही ईएमएफ आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो I1 की वैल्यू आ रही है वो आ रहा हुआ, देखो यहाँ E है तो यहाँ से ड्रॉप आ रहा हुआ यहाँ, तो E माइनस E1 बाई R1। सिमिलरली I2 जो आ रहा है E माइनस E2 बाई R2। इसी तरह जो IN आ रहा होगा EN माइनस, ठीक है सॉरी, E माइनस EN डिवाइडेड बाई RN आ रहा होगा। जो I की वैल्यू जो आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी E बाई R। यहाँ से देख, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बच्चों कि आइडियल सेल जो है नॉन आइडियल या रियल सेल के पैरेलल में कनेक्टेड है तो अपने को इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो आइडियल सेल की वैल्यू ही रहेगी, ये बात याद रखना। देखो अब अपन छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है, देखो कि आपको बताना है एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक बैटरी यहाँ, ठीक है, एक बैटरी यहाँ ऐसे कनेक्टेड है। ये 15 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी। यहाँ करंट दौड़ रहा है आई, आपको आई की वैल्यू पूछ लिया है, और यहाँ है 45 वोल्ट। देखो अगर इसको अपन ऑब्जर्व करें तो ये एक सेल और एक ए सेल, और दोनों देखो किसमें है, पैरेलल में। तो अपन इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो जो ये ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो देखो कितना आ रहा होगा। इस केस में जो ई इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो E1 प्लस E2 बाई 2 आ रहा होगा। तो देखो क्योंकि 6 दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो 45 प्लस 15 बाई 2 ये 30 वोल्ट आ रहा होगा। कोई दिक्कत? 30 आ रहा होगा ना। देखो ये हो जाएगा 56 यहाँ 30। देखो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है कितना, 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, ठीक है, तो ये 3 ओम आ रहा होगा। इस सर्किट को रिड्यूस कर दिया मैंने, इस सर्किट को मैंने, ये ए था और ये बी था, मैंने रिड्यूस कर दिया। ये था कितना बच्चों, ये 3 ओम था। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आया, 30 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आया, 3 ओम। अब इससे जाने वाला करंट तो निकाल ही लोगे जो आपसे पूछा गया है, कैपिटल आई। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 5 एम्पियर इसकी वैल्यू आ रही होगी। चलो एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं। देखो अगर सवाल देखोगे तो सवाल ऐसा है, ये भी सेम सवाल है। देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक बैटरी में यहाँ लगाता हूँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाता हूँ। देखो ये 2 वोल्ट 2 ओम, ये 2 ओम बच्चों, 2 वोल्ट और 2 ओम। आपको बताना क्या है कि इससे करंट आई की वैल्यू कितनी होगी। देखो सिमिलर केस, एक सेल ये और एक सेल ये, रिड्यूस कर दो सर्किट को। रिड्यूस करोगे तो आप इसको सिंपल ऐसे रिड्यूस करके लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट और ए इक्विवेलेंट, और यहाँ जो वैल्यू है वो 2 ओम है और यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखो जो ई इक्विवेलेंट आ रहा होगा उसकी वैल्यू जो होगा वो आ रहा होगा E1 प्लस E2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और जो आर इक्विवेलेंट होगा बच्चों 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओम। तो इससे जो करंट आ रहा होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों आई, वो देखो कितना आ रहा है, ये 2 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो ऐसे सर्किट अगर आता है तो अपन इसको कैसे डील करते हैं, ये बात
तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा जब अपने को सर्किट प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा सर्किट प्रैक्टिस कर लोगे तब ये सवाल आसानी से बनेंगे। अब अपन तीसरा जो केस लिखे थे, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन, देखो मिक्स कॉम्बिनेशन में मैं क्या करता हूँ, ऐसे सेल्स को जोड़ता हूँ। देखना, ऐसे सेल्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सेल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये है E1 R1 E2 R2 EN RN, सबकी वैल्यू सेम ले लो, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम ले लो, आइडेंटिकल कनेक्ट किया, ER 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 और ER, यहाँ ले लिया ER ER और ER। देखो यहाँ जो है एक रो में n सेल कनेक्टेड है, क्या है, एक रो में n सेल, और यहाँ नंबर ऑफ रोज जो है m है, क्या है, m रोज है। तो यहाँ अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना आ रहा होगा। सबसे पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो एक रो में कितना n और m रोज, तो m इंटू n आ रहा होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ रहा होगा। देखो अगर यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकालते हो तो E इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्किट को छोटा सा रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। जैसे रिड्यूस करूंगा तो देखो ये सर्किट ऐसे बन गया होगा, ये होगा देखो NE और NR, NE NR NE और NR, और ये कितने रोज है, M। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने सीरीज निकाल लिया ना, एक रो का मैंने कैलकुलेशन कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड रो और mth रो। तो देखो यहाँ पे अगर E इक्विवेलेंट निकालते हो तो अपने को पता है पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट, अगर इक्वल EMF है तो इसकी वैल्यू E इक्विवेलेंट इतना ही आएगा। सिमिलरली अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हो तो कितना आ रहा होगा, NR डिवाइड बाई M, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है, तो ये आ रहा होगा। अगर इससे करंट निकालोगे बच्चों, जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। तो जो I आ रहा होगा वो आ रहा होगा E इक्विवेलेंट NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR बाई M, ये करंट आ रहा होगा। देखो अगर अपन मैक्सिमम करंट निकालना जाए, याद रखना यहाँ पे सवाल पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम करंट, क्या होता है बच्चों, फॉर मैक्सिमम करंट जो R की वैल्यू होती है वो NR बाई M के बराबर आती है, याद रखना ये बात। और जो मैक्सिमम करंट का यहाँ से वैल्यू आएगा वो देखो कितना आएगा, जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू आएगा बच्चों वो चेक करते हैं कितना आएगा। इस केस में जो मैक्सिमम करंट आएगा, I मैक्सिमम आएगा, वो आएगा NA डिवाइडेड बाई 2R, या इसी को लिख दोगे NA डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स NR बाई M, यहाँ से ये गया तो ME डिवाइड बाई 2R, ये आ रहा होगा उस सर्किट का मैक्सिमम करंट। देखो सवाल ऐसा है, एक दो सवाल देख लेते हैं। सवाल ऐसा है कि एक सर्किट है उसमें M रोज है, कितना है, M रोज है, और एक रो में N सेल्स कनेक्टेड है, क्या है, एक रो में N सेल्स कनेक्टेड है,
और ईच सेल का जो ईच सेल है उसका जो ईएमएफ है बच्चों और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने को गिवन है 5 वोल्ट और 2 ओम, ये अपने को गिवन है। आपको बताना है कि जब कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस जो ई इक्विवेलेंट है वो है 20 वोल्ट और जो आर इक्विवेलेंट है वो है 1 ओम, तो आपको बताना है एन और एम की वैल्यू कितना आ रहा होगा। तो आपको क्या बताना है, फाइंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, और जो दूसरा पूछा गया है वो है नंबर ऑफ रोज। देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने पास एन और एम रोज है और एन सेल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे वो होंगे एम इंटू एन। पहली बात देखो यहाँ पे अपने को ई इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो ई इक्विवेलेंट कितना आता है एन इंटू ई, और एक का ई में कितना है 5 वोल्ट, तो 20 इंटू एन इंटू इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, इसकी वैल्यू जो है एन इक्वल टू 4 आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हो तो देखो आर इक्विवेलेंट कितना आया था, जो आर इक्विवेलेंट आया था वो आया था एन आर बाई एम, तो एन की तो वैल्यू निकाल लियो 4, आर की वैल्यू पता है 2 ओम डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये, तो यहाँ से एम की वैल्यू जो होगा वो 8 होगा। तो आप नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हो कि कितने कनेक्टेड है, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू एम इंटू एन इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 32 जो है इतने सेल्स कनेक्टेड होंगे। ये ऐसा सवाल है। देखो एक छोटा सा सवाल और है, सवाल ये है कि 200 सेल्स कनेक्टेड है, 200 सेल्स जो है कनेक्टेड है और एक सेल का ईएमएफ जो है वो है 2 वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका वो है 1 ओम, ठीक है, और एन सेल्स एक रो में कनेक्टेड है और एम रोज हैं। ये डाटा अपने को गिवन है बच्चों। आपसे जो पूछा गया है कि इफ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 वोल्ट देन फाइंड, आप ये निकालो। जो पहला है वो है नंबर ऑफ रोज बताओ, नंबर ऑफ रोज मतलब एन बताओ, दूसरा नंबर ऑफ रोज मतलब एम हुआ ना, नंबर ऑफ सेल्स बताओ, नंबर ऑफ सेल्स तो अपने को गिवन है। जो सवाल पूछा गया है नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो बताओ, इन ईच रोज बताओ। तो तीसरा सवाल है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ मेरे को। तो देखो ऐसे सवाल के लिए मैं आपको अप्रोच पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से मैं सॉल्यूशन लगाता हूँ। नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला अपने को पता है इस केस में, एम इंटू एन इज इक्वल टू कितना है 200, पहला इक्वेशन। अब जो है ई इक्विवेलेंट 50 है, इसका यूज करते हैं, तो ई इक्विवेलेंट 50 है बच्चों, तो इसका यूज करोगे तो बताओ क्या आ रहा होगा। इसमें ई इक्विवेलेंट जो होता है वो एन ई के बराबर आता है। तो देखो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है 50, तो 50 इज इक्वल टू एन इंटू ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है क्या पता है इंटू 2, एन की वैल्यू आ गई 25, एन 25 का मतलब अपने को सेकेंड का आंसर मिल गया, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। चलो एन निकल गया। अब देखो m इंटू एन इज इक्वल टू 200, तो m इंटू 25 इज इक्वल टू 200, तो m इज इक्वल टू 8 आ रहा हुआ। ये क्या हुआ, m का मतलब
नंबर ऑफ रोज, ये पहले का सॉल्यूशन मिल गया, नंबर ऑफ ये रोज है एम। चलो अब आपसे क्या पूछा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, देखो R इक्वलेंट इज इक्वल टू NR बाई